किया, उससे बड़ा साफ था कि बीजेपी वहां पर वोट शेयर उसका निश्चित रूप से बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। तो उनका हमला जैसे जैसे कैंपेन बढ़ती गई, मोदी पर हमला तेज होता गया, और ये माना जा रहा है कि वोट शेयर में हो सकता है बीजेपी कांग्रेस को वहां रिप्लेस कर दे। लेकिन आप अचानक जो सर्वे है, गुजरात की जो खबर है प्रदीप सिंह, आपको बता रहा हूं, गुजरात 26 सीटों पर गुजरात में 25 पर बीजेपी आ गया है, सिर्फ 1 पर कांग्रेस। इसका मतलब कांग्रेस को 11 सीटें थी गुजरात में, सिर्फ 1 सीटों पर कांग्रेस आगे है। 15 सीटें थी बीजेपी की, 26 सीटों में से 25 पर अगर बीजेपी आगे है तो गुजरात में तो जादू चल रहा है। गुजरात तो बहुत स्वाभाविक, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये ऐसे 4 राज्य हैं जहां बीजेपी का एक ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप होगा। 2, 3, 4 सीटें कहीं कांग्रेस को मिल जाए अलग बात है, लेकिन क्लीन स्वीप जो है वो पहले से दिखाई दे रहा है। दिलचस्पी ये होगी कि ये सरकार कैसे और कैसी बन रही है। 225 सीटों पर बीजेपी, 254 पर एनडीए आगे है। इसका मतलब 254 का देखें तो अगर 20-22 सीटों, 18 सीटें और 20-22 सीटें होगी, 2-4 कम ज्यादा भी हो। मुझे लगता है गुजरात में जो एक कांग्रेस का आगे चल रहा है उसको अखिल भारतीय नेता बना दिया इंशाल्लाह, क्योंकि अगर वो मोदी गुजरात से ही एक अखिल भारतीय आया भी है। अगर मोदी इतनी भारी लहर के बावजूद इस सुनामी में अगर नहीं ऐसा होता नहीं, अरे नहीं, राजीव गांधी की सुनामी में बीजेपी के जो 2 जीते थे उनका लोगों को नाम भी याद नहीं है। 84 में जो 2 रेड्डी और हाँ सर, लेकिन बहुत अहम है ये आंकड़े, देखते रहिए। ये देखिए ऊपर एनडीए का आंकड़ा है, अब बहुमत से ऐसा लग रहा है सिर्फ 15 सीटें दूर एनडीए है, 257 सीटों पर आ गया 431 में से। और बीजेपी का आंकड़ा भी ऐतिहासिक है, 182 हाईएस्ट एवर टैली थी बीजेपी की अब तक, अब 228 पहुंच गया है। देखना यह है कि बीजेपी अपने दम पर 272 के कितने नजदीक पहुंच पाती है। तो क्या मान लें कि अब तो मान लें कि बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई डाउट? अब कोई डाउट तो लगता नहीं है, कम से कम जिस तरह के संकेत हैं, और खास करके लगभग मतगणना शुरू हुए 1.5 घंटे हो चुके हैं, तो अब इन रुझानों में धीरे धीरे एक स्थायित्व तो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसको एग्जैक्टली ये किस तरह से आखिरी दौर तक कितने कांटे का मुकाबला है या एक तरफा बिल्कुल मुकाबला है। जरा मैं इसको इसमें जरा मुलायम सिंह और बाकी जो पार्टियां हैं यूपी की और बिहार में जैसे नीतीश, इनके राजनीतिक भविष्य पर बहुत बड़ा सवाल है। यहां से विनोद अग्निहोत्री। नहीं, देखिए नीतीश कुमार हैं, मुलायम सिंह हैं, ये जो तीसरे मोर्चे की जो कल्पना की जा रही थी, तो इनके राजनीतिक भविष्य पर इसलिए सवाल हो जाएगा। मुलायम सिंह के लिए सबसे पहले अपना उत्तर प्रदेश से बेस जो है उसको संभालना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबसे पहले अब 2 साल बाद उनको विधानसभा चुनाव में जाना है। नीतीश कुमार की सरकार के लिए इसमें बड़ा संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि जैसा कि भाजपा के नेता कह रहे थे कि 50 विधायक हमारे टच में हैं, अगर वाकई सच है तो इसके बाद उनकी सरकार की स्थिरता जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो ये 2 बड़ी चुनौतियां दोनों के सामने आएंगी। बिहार में एक अच्छी चीज है कि अच्छी चीज लालू के संदर्भ में अगर कहूं, लालू को कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। वोट शेयर 19% आरजेडी का था, जो 27-28% के आसपास है। वो कांग्रेस और आरजेडी दोनों मिला के अगर वो तो 10% कांग्रेस का था, उस हिसाब से दोनों मिला के देखे। लेकिन नंबर्स में भी देखे तो पहले 4 सीटें। ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके स्क्रीन पर चल रही है कि जेडीयू अभी भी 23% वोट पा रहा है। 23% वोट भी नहीं है। सीट भले न हो, मगर 23% वोट पाना नहीं, तो पिछली बार भी देखिए सिर्फ 24% पर 20 सीटें थी जेडीयू को। लेकिन इस हिसाब से वोट शेयर उसका बहुत टूटा नहीं है। लेकिन जो गठबंधन टूटा है उसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। तो जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है उसमें उनको सीटें नहीं मिलेंगी। अब सरकार 23% देखिए बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ रही हैं। एक यूपी आप अगर देखें तो सपा बसपा के संदर्भ में आ रहा है कि जातीय राजनीति की सीमा है, उससे उसको तोड़कर अगर आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, जनता बढ़ने को तैयार है। 2007 में मायावती को दिया, 2012 में मुलायम सिंह को, लेकिन अगर आप उससे ऊपर नहीं उठते हैं तो फिर वहीं लौट सकते हैं। यूपी में दूसरी तरफ एक मिनट, चूंकि हमको डेटा भी लगातार देखना पड़ेगा। यूपी में दिलचस्प है कि कांग्रेस अभी भी बीएसपी और समाजवादी पार्टी से कांग्रेस आगे है। यूपी में अभी जो दिख रहा है हमें टैली कि कांग्रेस 7 सीटों पर आगे है, 6 पर एसपी और 5 पर बीएसपी, मतलब कांग्रेस आगे है। शायद वही हम कह रहे हैं कि यूपी में जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि जातीय राजनीति अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है, उसका प्लेट्यू आ चुका है। अब उसके साथ अगर आप विकास की बात नहीं करेंगे, दूसरी गवर्नेंस की बात नहीं करेंगे, तो जनता आपकी बात सुनने वाली नहीं है। लेकिन इसका उल्टा
बिहार में आप देख रहे हैं कि जिसने दोनों चीजें की, नीतीश कुमार, जाति समीकरण भी बिठाया, विकास की भी बात की, वो भी पिछड़ रहा है। तो क्यों, इसका मतलब ये माना जाए कि क्या ऐसा मोदी ने जिस ढंग से विकास का मॉडल पेश किया, गुजरात का मॉडल, बिहार जो कैंपेन किया, जो उम्मीद जगाई, जो सपने दिखाए, लोगों ने दिल्ली को अलग ढंग से सोचा, बिल्कुल, और सूबे की राजनीति को अलग ढंग से सोचा। क्लासिकल एग्जाम्पल है स्प्लिट वोटिंग का। तो इसको असेंबली के लिए अलग और दिल्ली के लिए, तो इसको प्रदीप सिंह, हम इसको इस तरह से प्रतीक नहीं मान सकते या ऐसे विश्लेषण नहीं कर सकते कि जो तस्वीर अभी दिख रही है ये तस्वीर अगले साल होने वाले राज्यों के चुनाव में या नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, निश्चित रूप से बदलेगी। क्योंकि हम सबको देखिए, वोटर लालू प्रसाद यादव की इमरजेंस जो है नीतीश कुमार को और ताकत देगी। तो इसमें एक बात दिल्ली के संदर्भ में भी देखें, दिल्ली में जब असेंबली इलेक्शन हुआ था तो कहा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे युवा वोटर जो थे, जो दिल्ली सरकार से नाराज थे, कांग्रेस से। एक अंडर करंट ऐसा था कि दिल्ली में केजरीवाल, देश के लिए मोदी, और जब एक बार हुआ तो वो वोटर टूट के मोदी की तरफ आए। तो वही उसी संदर्भ में, उसी एक चीज बिल्कुल देखिए जो खोया है दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी ने, वो सबसे ज्यादा ये युवा वोटर और मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। चलिए एक बार फिर तस्वीर बता दें दर्शकों को। एनडीए 433 सीटों पर रुझान आ चुका है। एनडीए 255 सीटों पर आगे है, जिसमें 228 पर बीजेपी, 5 पर अकाली, 9 पर शिवसेना। एक बहुत बड़ी बात और है, अटल बिहारी वाजपेयी का जब एनडीए गठबंधन था, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां थी, आर्म ट्विस्टिंग, डीएमके से लेकर और चंद्रबाबू नायडू से लेकर ममता बनर्जी तक बड़ी बड़ी पार्टियां, और तमाम दबाव में सरकारें काम करती रही है। गठबंधन की सरकारें, यूपीए 1, यूपीए 2 भी देखा हमने। यूपीए 1 गिरते गिरते बचा तो मुलायम की वैशाखी पर सरकार बची, लेकिन अभी बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में अगर आ रही है 228 सीटों के साथ, तो सहयोगी दल उतने असरदार मजबूत नहीं होंगे। नहीं, और देखिए अजीत जी, जो इसमें जो बारीक बात पढ़ने की है, जैसे मैं आसाम का देख रहा था, आसाम में बीजेपी 7 सीटों पर आगे है और उसके मुकाबले में कांग्रेस कहीं नहीं है। ये बताता है कि जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व ने अपने उन राज्यों में जहां वो सबसे मजबूत थे, उनके साथ जो व्यवहार किया, जिस तरह से संजय सिंह को वहां ले जाकर के खड़ा किया गया, राज्यसभा की टिकट दिया गया, उससे जिस तरह की एक नाराजगी और जिस तरह का मिस गवर्नेंस आपने आसाम जैसे राज्य में किया, उसका नतीजा आपको 2 उदाहरण है। एक सेकंड बस, दर्शकों को फिर से जरा बता देते हैं। और खबर यह है अभी की कि बीजेपी और एनडीए सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अब लगभग यह मान लेना चाहिए कि लोकसभा चुनाव 2014 में एनडीए की जीत होने जा रही है, क्योंकि 434 में से 257 सीटों के रुझान आ गए। माफ कीजिए, 434 सीटों के रुझान आ गए, 257 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। सिर्फ 55 सीटें और चाहिए एनडीए को 272 का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए। और बहुत अहम, बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर 250 सीटें, 279 हो गए। 270, देखिए जैसे हम बात कर रहे थे, अब एनडीए की सरकार बनना तय माना जा रहा है। 279 सीटों पर एनडीए आगे हो गया है, और इसमें से 250 बीजेपी अकेले अपने दम पर ला रही है, शिवसेना 9 है, और यूपीए देख लीजिए 458 में से सिर्फ 81 सीटें, 279 और 250। यूपी का जो वोट शेयर आ रहा है, कांग्रेस का वोट शेयर 7%। कांग्रेस की बुरी हालत है। लेकिन मैं जो कह रहा था सर, मैं जो मैं कह रहा था, आनंद जी एक सेकंड बस, एक सेकंड, मैं जो पहले कह रहा था अजीत जी, बीजेपी अभी भी अपने दम पर सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गई। और मुझे अभी भी लग रहा है, अभी भी लग रहा है मुझे, चलिए देखते हैं, जो एग्जिट पोल हमने दिखाया था वो सटीक बैठ। चलिए देखते हैं अभी। लेकिन हाँ, एक चीज और है इसमें, एक राजनीतिक निहितार्थ है कि अगर आप देखें 1984 के बाद 414 सीटें जब राजीव गांधी को आई थी, उसके बाद से कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। ठीक, 30 साल हो गए हम 2014 में। 30 साल बाद पहली बार कोई एक पार्टी को इतनी सीटें मिल रही है। उसके बाद आप लगातार देखिए, 197, 89 में मिली, 232 मैक्सिमम जो 91 में कांग्रेस को मिली। उसके बाद वो टैली बहुत छोटा रहा। अगर देखें 206 आ गया अनएक्सपेक्टेड यूपीए 2 को। लेकिन पहली बार 84 के बाद किसी एक पार्टी को 250 सीटें मिल रही है। अजीत जी, मैं 2009 से ये बात कह रहा हूं कि 20 साल में वोटर ने विधानसभा में हंग असेंबली खत्म कर दी। वो मानस बना रहा था धीरे धीरे किसी एक पार्टी को बहुमत देने का। 2009 में अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा गठबंधन के चक्कर में न पड़े, जरा बीजेपी दफ्तर जाएंगे। लेकिन चूंकि आपने एक बात कही प्रदीप सिंह के बारे में, मैं जरूर कहूंगा दर्शकों से, लगातार हमारे पैनलिस्ट हैं पिछले 6 महीने से, और दिसंबर में भी जब पैनलिस्ट के तौर पर प्रदीप सिंह थे, जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था, तब भी लगातार प्रदीप सिंह ये जरूर कह रहे थे कि बीजेपी को 250 से ज्यादा सीटें मिलेगी। मैं लगातार जिक्र करता था तमाम लोग कि 250 कैसे, क्योंकि तब बीजेपी के नेता भी 180, 200 से ज्यादा नहीं बोलते थे। प्रदीप सिंह ने ये तो कहा। जरा एक बार कुंदन सिंह हमारे सहयोगी हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, जरा वहां ढोल नगाड़े और लड्डू मिठाइयों की तस्वीरें वहां से आ रही है, जो लगातार आ रही है। जरा देखते हैं कुंदन सिंह क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं।
बीजेपी दफ्तर के बाहर अभी से जश्न का माहौल शुरू हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम ढोल नगाड़े और बाजे बजने शुरू हो गए और देखिए किस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों का छिड़काव किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एक विशेष मशीन लेके आई गई है जिससे किस तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों का छिड़काव किया गया और तमाम जैसे ही कैमरे आते हैं आप देखिए किस तरीके से ऑलरेडी लोगों का छिड़काव किया जाता है। तमाम दूसरे तरीके के अपने खुशी के प्रदर्शन का भी एक तरीका ऑलरेडी देखिए मोदी को कमल के बीच से निकालने की कोशिश की गई है। हम लोग अभी तो रुझान आए अभी से। बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आपने देखी। जश्न का माहौल ये स्वाभाविक है, जश्न तो ये लोग कल से मना रहे एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके आधार पर ही। और एग्जिट पोल, तमाम तरह के एग्जिट पोल हुए, सवाल भी उठे। कांग्रेस ने हमेशा की तरह कहा एग्जिट पोल को खारिज करते हुए ये सब बकवास है और कतई सही नहीं होगा, लेकिन एग्जिट पोल सही होते दिख रहे हैं। अब कितना सही होता है इस पर हम बात करेंगे। अब ये तो कह सकते हैं कि देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। 279 स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 279, मतलब अगर रुझान को देखें तो रुझान सत्ता परिवर्तन हो गया। एनडीए को बहुमत मिल चुका है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए, एनडीए 279। लेकिन हाँ, क्या अभी भी माने कि ये स्लाइड करेगा बैकवर्ड? आनंद प्रधान से पूछते हैं। ये रिवर्स तो नहीं हो सकता। अभी बीजेपी का 250 से 248 हो गया। हम ज्यादा हो सकता है, हम ज्यादा हो नहीं कहेंगे रिवर्स हो सकता है, आप कभी नहीं कहेंगे। जरा आनंद प्रधान से पूछते हैं। कोई नहीं कह सकता। अरविंद जी आप कह सकते हैं क्या कि रिवर्स हो जाएगा? मैं नहीं कह सकता। बोलिए, आनंद जी से पूछते नहीं, मुझे ये लगता है कि इसमें अभी भी इसको स्टेबल है। अभी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं, स्टेबल होने का ये तो रिवर्स तो पूरी तरह से रिवर्स हो जाए, 360 डिग्री मुड़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा, इसकी गुंजाइश दिखती है अभी आपको? हाँ, मुझे दिखती है उम्मीद पर दुनिया। ठीक है, जरा इस पर ले लेते हैं। बहुमत से पीछे बिल्कुल नहीं। आपको दिखती है कि एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि अब रुझान जो है उस हाथ बहुमत मिल जाएगा। चलिए दर्शकों को बता भी देते हैं एक बार फिर से स्क्रीन पर थोड़ा बहुत आगे आपको पीछे दिखा रहे हैं। बहुत अहम आंकड़े हैं। आनंद जी तो आखिरी वोट गिना जाएगा तब तक नहीं मानेंगे। चुनाव के रुझान जो अभी तक मिले हैं उसमें देख लीजिए एनडीए को 459 में से 280 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है 272 का उसे पार कर चुके हैं और 248 बीजेपी को अपने दम पर मिलती हुई दिख रही है। यूपीए सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गया है। हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी से दो मेहमान हैं। बीजेपी से संबित पात्रा है। संबित पात्रा, आज तो आप बहुत खुश होंगे, खुश तो बहुत होंगे आज आप। संबित पात्रा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो 248 बीजेपी अपने दम पर ला रही है और बहुमत का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। रिजल्ट आ गया क्या? पहले खेत रहे। जी मानक, बहुत खुश मैं अकेला नहीं हूं। मुझे लगता है आज पूरा हिंदुस्तान बहुत खुश है। और पहली बात तो है कि मैं न्यूज़ 24 को भी धन्यवाद करूंगा कि आपने चाणक्य वाली हमें एग्जिट वोट दिखाया था, एग्जिट पोल दिखाया था, जिसमें 340 के आसपास हम पहुंच रहे थे। मुझे लगता है शाम तक चाणक्य का ये एग्जिट पोल सही सिद्ध हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय आज मैं जो एक लाइन में कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज 16 तारीख को जब 16वां प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, 16वें लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है अब मैं कह सकता हूं कि अब की बार मोदी सरकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक खबर दे दूं बस संबित पात्रा, छोटी सी, जो कि यूपी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह, खबर मिल रही है, चुनाव हार चुके हैं। रुझान की बात नहीं कर रहे हैं हम। आरएलडी के अध्यक्ष अजीत सिंह चुनाव आ गए। इस मैदान में सत्यपाल सिंह चुनाव जीते हैं बीजेपी के, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। शायद पहला नतीजा होगा ये नतीजा। ऐसा लग रहा है कि पहला ही नतीजा है रुझानों के बीच। बागपत से आरएलडी के अजीत सिंह चुनाव हार गए और बीजेपी के सत्यपाल सिंह, जो कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, वहां से इस्तीफा देकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाट बेल्ट में जाट की पूरी जो राजनीति है, चरण सिंह की राजनीति। और खुद अजीत सिंह जिस तरह से लगातार चुनाव जीतते रहे, पिछली बार वो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बार 98 में एक बार वो सोमपाल शास्त्री से हार चुके हैं। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी, स्वागत है आपका। प्रेमचंद मिश्रा, आने की हिम्मत की जो आपने, पहले तो आपके हौसले को सलाम कि जिस ढंग से यूपीए के नंबर्स आ रहे हैं, 462 में से 80 सीटों पर यूपीए आगे है, फिर भी आप बात करने के लिए आए, तो सलाम आपको। कैसे देखते हैं इन नतीजों को? क्या अभी भी आपको उम्मीद है कि सब उल्टा हो जाएगा? प्रेमचंद मिश्रा, सबसे पहले आपके उपेक्षा को सलाम कि 40 मिनट से मुझे यहाँ बैठाए हुए हैं, उसके बाद आप मेरे पास आए। माफी चाहूंगा मैं, मुझे कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई। प्रेमचंद मिश्रा, माफी चाहूंगा। हार जीत चुनाव का एक हिस्सा होता है। हम 10 साल सत्ता में रहे हैं लगातार,
तो हमारे हमसे कुछ नाराजगियां लोगों की हो सकती है, हमने ढेर सारे काम भी किए, कुछ लोगों की नाराजगी भी हो सकती है। भ्रष्टाचार को लेकर काल्पनिक आरोप हम पर लगातार लगते रहे हैं, हम जनता को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और जो बीजेपी का एड कैंपेन हजारों करोड़ का लगातार चला, कहीं न कहीं भ्रमित किया है हमारे खिलाफ, लोगों को दुष्प्रचार जो हुआ है हम उसके शिकार हुए, हम इसको इस रूप से लेते हैं। चलिए, लेकिन हमें गर्व है कि हमने 10 साल में डेवलपमेंट के कई काम किए हैं